हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल JJM एकेडमी में। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी चैप्टर को देखा था कि कितने इसमें चैप्टर हैं। तो इसमें टोटल चैप्टर हम लोग देखे थे 20 थे, और एक विविध यानी मिसलेनियस को लेकर हम लोग को देख लेंगे कि 21 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट टॉपिक का क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि चालू करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली उसमें चले जाते हैं थ्योरी में दोस्तों, इधर उधर की बातें नहीं को करने का, ठीक है। आइए चलते हैं, करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले नंबर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है। शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या, ये टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये टॉपिकों में से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हम लोग कर लिए हैं, और उसका नेम ही हम लोग का था शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है। उसका अभिरुचि बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इसको देख लेते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे लिखा हुआ कि शिक्षण कार्य के लिए व्यक्ति में विशेष प्रकार की योग्यता, ठीक है, विशेष प्रकार की योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता, प्रकृति, अभिवृत्ति और रुचि का होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। यानी ये बतला रहा है कि शिक्षण अभिवृत्ति कौन कर सकता है। तो शिक्षण अभिवृत्ति कोई ना कोई टीचर कर सकते हैं दोस्तों, और उस टीचर में जो है एक विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि बीएड एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करें। उसके बाद हम लोग को क्या होगा कि जो उसकी एग्जाम अलग से ली जाएगी, सी-टेट की तैयारी करेंगे, बिहार स्टेट की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। यानी बहुत सारी ये क्या हो रही है, आपकी अंदर एक योग्यता बनती जा रही है, बहुत सारी चीज के बारे में सीख रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि क्षमता होनी चाहिए, कोई भी कार्य करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, कार्य कुशलता पूर्वक, ठीक है, ठीक है। कार्य कुशलता यहाँ पे दिया है, यानी कोई भी कार्य जो है अच्छा से करने आना चाहिए। प्रकृति होनी चाहिए, यानी प्रकृति के बारे में अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए, और उसकी जो कुछ भी नियम होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभिवृत्ति और रुचि का होना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि ये जो अभिवृत्ति होती क्या है दोस्तों, अभिवृत्ति होती क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का वह व्यवहार है, ठीक है दोस्तों। पहले ही अब बताए थे कि ये यहाँ पे क्या कर सकता है, कोई ना कोई टीचर ही ये काम कर सकता है। तो शिक्षक में चले गए, अब शिक्षक में गए तो यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षक में गए तो वह व्यवहार है जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यानी तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों, तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों में क्या क्या आ सकते हैं, तो ज्ञानात्मक आ सकते हैं, भावात्मक आ सकते हैं, और मनोज्ञानात्मक आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मनोवैज्ञानिक का मतलब तीन, इस मनोवैज्ञानिक की तीन हो गए, तीनों में कौन कौन आ सकते हैं, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञानात्मक, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब ज्ञानात्मक क्या होता है, ज्ञानात्मक का मतलब उसके पास ज्ञान होना चाहिए। भावात्मक का भावनाओं को समझना चाहिए, बच्चों को जो कुछ भी किसी के बारे में शिक्षण करेगा तो वो सबको भावनाओं को समझ में आना चाहिए, उसकी भी उसके पास ज्ञान होना चाहिए। मनो योग ज्ञानात्मक क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो होती है तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आना चाहिए, ठीक है। यानी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर उसके पास होना चाहिए, ठीक है। लोगों की मानसिक चुनौतियों को निपटाने के स्वास्थ्य तरीके सीखने होते हैं, ये सब उसके पास रहना चाहिए कि बाकी सब कोई भी पूछे तो वो आसानी से बता सके दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है, ठीक है। तो सिंपल से याद कर सकते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है, शिक्षक का वह व्यवहार है जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोयोगात्मक होना चाहिए, यानी से प्रभावित होकर सामने आता है, यानी ये जो अंदर से आती है शिक्षण अभिवृत्ति। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब टॉपिक का नाम था हम लोग का शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि। तो अभिरुचि को भी अच्छे से देख लेते हैं, फिर पीछे ही चलेंगे थोड़ी सी। शिक्षण अभिवृत्ति को अभी अच्छे से पढ़ना बाकी है, ठीक है। थोड़ी सी हम लोग अभिरुचि को देख लेते हैं, फिर अभिरुचि को भी आगे चलकर थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे दोनों को थोड़ा एक जगह रख लिया है कि दोनों को एक बार खत्म कर लेते हैं, तो अलग अलग भी लेकर चल सकते थे दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए अभिरुचि जो है तो इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं बनाई, जिसमें से हम एक की, ये अभिरुचि की परिभाषा जो है यहाँ पे फ्रीडमैन की ली हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव से बोले हैं, हमको ये अच्छा लगा तो इसको ली हुई है दोस्तों। आइए देखते हैं अभिरुचि होती क्या है। आप लोग को सिंपल सा देखेंगे तो अभिरुचि, हाँ कोई भी काम में रुचि लगाना, ऐसे सोचते होंगे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे और भी अच्छे से डिटेल से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अभिरुचि क्या होती है, तो प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान कौशल संगठित अनुक्रियाओं जैसे किसी भाषा को बोलने की योग्यता, संगीत या यांत्रिक कार्य आदि को करने की विशेषताओं को संगठित स्वरूप अभिरुचि कहलाती है। यानी अच्छे से हम लोग को भी पहले से मालूम था कि जो कुछ भी रुचि होती है अंदर हम लोग को करने की क्रिया होती, अंदर से जागती है। जैसे में इसमें नाम कुछ पर रख लिया, संगीत, हम लोग कोई गाना गाता है अच्छे से, तो वो भी एक प्रकार की क्या होती है, उसके अंदर अभिरुचि होती है दोस्तों। ठीक है, भाषा बोलने की क्रिया जो है ये भी हम लोग की क्या है, अभिरुचि है दोस्तों। यानी यहाँ पे विशिष्ट ज्ञान कौशल संगठित ये सब आते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभिरुचि क्या होती है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति जो होती है, शिक्षण अभिवृत्ति जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा, उसके नीचे एक अंडरलाइन एरो का चिन्ह देकर लिखिएगा कि शिक्षण अभिवृत्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों में से देखेंगे कि वो कौन कौन सी होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन होती है। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है, तो पहला जो दिया हुआ है भावात्मक अभिवृत्ति होती है। कौन होती है, भावात्मक अभिवृत्ति होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि भावात्मक अभिवृत्ति होती क्या है, इसके बारे में भी पढ़ते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए बोल रहा है किसी वस्तु, ठीक है, संस्था, यहाँ पे बिंदु है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिंदु है, किसी वस्तु संस्था व्यक्ति धर्म विचार या प्रक्रिया के प्रति हम जब विश्वास रखते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसे स्वीकार करते हैं तथा उसके अनुकूल अपने को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, तो उसे भावात्मक अभिवृत्ति कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपल सा देखें कि भावात्मक अभिवृत्ति होती क्या है। अब आप लोगों ने इसके चैप्टर में भी देखा था, इसके जो लिखा था शिक्षण अभिवृत्ति, तो उसमें तीनों मनोवैज्ञानिक में एक भावात्मक आया था। ठीक है, तो उसका यहाँ पे डेफिनेशन भी हम लोग को देखने के लिए मिल गया कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रति जब हम विश्वास रखते हैं, किसी के काम में आकर्षित हो जाते हैं, जब कोई करता है या कोई कहता है तो उसको अच्छे से सुनकर हाँ मान लेते हैं कि ये सही बोल रहा है, ऐसा होना चाहिए। यानी अपनी भी भाव को बढ़ाते हैं और उसके प्रति अपना क्या करते हैं, समायोजित करने का प्रयास करते हैं। यानी उसके अंदर घुसने का, कहने का मतलब है कि कोई काम को स्टार्ट कर रहा है तो उसको तुमको भी अच्छा लगता है तो हाँ चलो हाँ अच्छा ये करने का प्रयास करते हैं, यानी समायोजित कर लेते हैं। वही हमारा क्या कहलाती है, भावात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आइए सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि सेकेंड हम लोग का क्या है, तो निषेधात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, क्या होगी, निषेधात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे निषेधात्मक जो आया, तो भावात्मक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भावात्मक को हम लोग बोल सकते हैं सकारात्मक। क्या बोल सकते हैं, सकारात्मक। क्या बोल सकते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक अभिवृत्ति बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भावात्मक को क्या बोल सकते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति बोल सकते हैं, क्योंकि किसी के विरुद्ध हम लोग नहीं जा रहे हैं, उसके जो कुछ भी वो कार्य कर रहा है वो बता रहा है तो उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, समायोजित उसमें हो रहे हैं, यानी उसके अनुकूल हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, उसे स्वीकार कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी ये सकारात्मक भी अभिवृत्ति होती है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड वाले पे।
सेकंड वाला बोल रहा है कि निषेधात्मक अभिवृत्ति। निषेधात्मक अभिवृत्ति होती क्या है? ये बोल रहा है किसी राजनीति पार्टी, स्थान, प्रक्रिया, जाति या व्यक्ति से जब हम घृणा करते हैं, उनमें अविश्वास रखते हैं, उनसे निराश होते हैं तथा अपने को दूर करने का प्रयास करते हैं, तब वह हमारी निषेधात्मक अभिवृत्ति कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, निषेधात्मक अभिवृत्ति क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे अभिवृत्ति होगी दोस्तों, यहाँ पे अभिकृति नहीं होगी, अभिवृत्ति होगी दोस्तों। ठीक है, अभिवृत्ति होगी। बोला है कि किसी राजनीति पार्टी या स्थान, प्रक्रिया, ठीक है, जाति या व्यक्ति से जब हम घृणा करते हैं, किसी को बोलते हैं ये ऐसे, जैसे में खास करके किसी कैटेगरी में ले लीजिए, जो बड़े लोग मतलब बड़े कैटेगरी के लोग होंगे, जैसे में मान लीजिए ब्राह्मण हो गए, छोटे लोग को क्या करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, उनके बात में अविश्वास रखते हैं। ठीक है, उनसे निराश होते हैं। ठीक है, उनसे दूर रहते हैं। खास करके यह देखने के लिए आपको सिंपली मिलता होगा, तो ये जो होती है हमारी निषेधात्मक अभिवृत्ति होती है दोस्तों। ये जो है टीचर के अंदर नहीं आनी चाहिए दोस्तों। वो सबके भी बारे में पढ़ेंगे कि टीचर के अंदर कैसी होनी चाहिए, ये सब पूछता है एमसीक्यू में दोस्तों। तो यहाँ पे ये निषेधात्मक अभिवृत्ति जो है नहीं होनी चाहिए टीचर के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछेगा एमसीक्यू में, तो वहां पे आप पकड़िएगा कि वो टीचर निषेधात्मक है कि सकारात्मक है, यानी जिसे हम लोग भावात्मक भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, इस निषेधात्मक को भी, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। यानी निषेधात्मक भी दो प्रकार के होते हैं। किस तरीके के होते हैं, आइए देखते हैं कि कौन कौन से निषेधात्मक होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि ए नंबर में इसको फर्स्ट वाले को पुट किए हैं हम लोग कि विशिष्ट अभिवृत्ति। विशिष्ट अभिवृत्ति होती है क्या, जब कोई व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा का भाव प्रकट करता है तो विशिष्ट प्रवृत्ति कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति विशेष के प्रति क्या होती है, किसी एक खास के प्रति, किसी एक के प्रति घृणा हम लोग जब प्रकट करते हैं। मान लीजिए दोस्त बन गया है और उसके अचानक उससे हम लोग घृणा करने लगते हैं किसी एक को। जैसे स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 के बच्चे में से हम किसी एक को घृणा कर रहे हैं, तो हमारा विशिष्ट अभिवृत्ति होती है। सामान्य अभिवृत्ति क्या होती है, सेकंड जो है सामान्य अभिवृत्ति, जब कोई व्यक्ति संपूर्ण वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रकट करता है तो सामान्य अभिवृत्ति करता है। अब वहीं उसका अपोजिट कर लीजिए थोड़ा सा, कि उस स्कूल में 100 बच्चे थे तो उसमें से एक के प्रति जब हम लोग घृणा करते थे तो हमारा विशिष्ट हो गया था। और जब हम लोग सबके प्रति, यानी जितने भी वर्ग का मतलब आप लोग को समझ में आ रही होगी कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चे से, ठीक है, कोई आउटी एरिया का आदमी क्या करने लगे, घृणा करने लगे। यानी उस वर्ग में जितने भी हो, वर्ग का मतलब केवल क्लास ही नहीं होगा, अगर किसान को ही ले लो, ठीक है, कोई ले लो, कोई भी कैटेगरी ले लो, आर्मी की एक वर्ग होती है, किसान की एक वर्ग होती है, टीचर की एक वर्ग होती है। यानी ये सब से हम लोग का क्या होता है, इन सब से घृणा करना ही हमारा क्या होती है, सामान्य अभिवृत्ति होती है। यानी किसी एक वर्ग का मतलब होता है सब लोग, उस कैटेगरी में सब लोग से। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या पढ़े, सिंपल सा पढ़े, शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि। शिक्षण अभिवृत्ति को देखे कि शिक्षण अभिवृत्ति होती क्या है, उसके बाद देखे थे अभिरुचि होती क्या। ठीक है, ये हम दोनों को देखने के बाद फिर देखे कि शिक्षण अभिवृत्ति जो होती है दो प्रकार की होती है। शिक्षण अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब उन दो प्रकार में हम लोगों ने देखा कि एक भावात्मक होता है जिसे सकारात्मक भी बोल सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो होता है निषेधात्मक होता है, यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं नकारात्मक बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब उसमें से भी देखे कि भावात्मक यानी सकारात्मक अभिवृत्ति होती क्या है, निषेधात्मक अभिवृत्ति होती क्या है। फिर उसके बाद देखिए कि निषेधात्मक अभिवृत्ति को भी दो वर्गों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है हम लोग का विशिष्ट अभिवृत्ति और सेकेंड है हम लोग का सामान्य अभिवृत्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक नेम जो फर्स्ट चैप्टर नेम है वो होता है खत्म। अब उसके अंतर्गत जो चीजें आने वाली है उसके बारे में देखते हैं कि उस टॉपिक में और क्या क्या चीजें आती है और उस सबको क्लियर करते हैं दोस्तों एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो
लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले को देखते हैं और क्या दिया हुआ उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आइए हम लोग का चल रहा है शिक्षण अभिरुचि। अब वहाँ पे हम लोग देखे थे शिक्षण अभिवृत्ति, अब यहाँ पे देखेंगे शिक्षण अभिरुचि, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं शिक्षण अभिरुचि, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए बोल रहा है किसी शिक्षक का स्थिर एवं अस्थायी गुण नहीं होता है, बल्कि यह समय के साथ विकसित होती चली जाती है। ये दोस्त आप लोगों ने तो सिंपल सा देखा होगा और समझा भी होगा दोस्तों। आप ही सपोज ले लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये अस्थाई आपके अंदर जो गुण है वो अस्थाई नहीं रह सकता। आप जितना मेहनत करेंगे वो उतना विकसित हो सकता है। पढ़ाई छोड़ेंगे तो घट भी सकता है, पढ़ाई करेंगे तो बढ़ भी सकता है। उसी प्रकार बोला है शिक्षक के भी जो शिक्षण अभिरुचि होती है वो कम नहीं हो सकती है, वो समय के साथ बदलती रहती है दोस्तों, ठीक है। आइए एक एरो लाइन में उसके बारे में क्या किया गया है तो उसकी परिभाषा को बतलाई गई है दोस्तों कि होती क्या है और उसकी कौशल को बतलाई गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बोल रहा है कक्षा के दौरान शिक्षक को अपने ज्ञान, अनुभव तथा सूझबूझ के आधार पर ही विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करना होता है। यह सूझबूझ ही शिक्षण कौशल कहलाती है, ठीक है। शिक्षण कौशल क्या कहलाएगी, यानी शिक्षण जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। शिक्षण कौशल क्या हो गई, यानी शिक्षण अभिरुचि क्या होगी, उसी को कौशल बोल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कौशल का मतलब होता है कि एकदम पूर्ण रूप से एकदम स्वरूप रूप से क्या हो जाए, वो क्या होगा, संपूर्ण हो जाए, कार्य सफल हो जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि शिक्षण कौशल कहलाती है। क्या कहलाएगी कि कक्षा के दौरान शिक्षक को अपने ज्ञान, अनुभव तथा सूझबूझ के आधार पर ही विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण यानी हल करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ये उसके बारे में थोड़ी सी दी थी, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट जो है स्व अभिरुचि। स्व अभिरुचि होती क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो गया इस टॉपिक का, और हम लोग इसको पढ़ेंगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगी। फर्स्ट टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, इसके एमसीक्यू बहुत सारे बन सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यू बहुत सारे बना के रख दिए हैं, उसको देखेंगे अच्छे से अगले वीडियो में, ठीक है। आइए देखिए स्व अभिरुचि होती क्या है। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। स्व का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। इन स्व अभिरुचि जो होती है तो स्व अभिरुचि से आज से स्वयं को सही परिप्रेक्ष्य में जानने से है, ठीक है। स्व का मतलब स्वयं को सही परिप्रेक्ष्य, सही परिप्रेक्ष्य, और सही परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, तो परिप्रेक्ष्य का मतलब हो जाता है दृष्टिकोण। क्या हो जाता है, दृष्टिकोण, ठीक है। क्या हो जाता है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाता है, दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण का मतलब आप सिंपल से समझ लीजिए कि पहले लोग क्या था कि एक जगह पे खड़ा हो गए, बस उतना समझ जाते थे कि वो खड़ा है। आज के डेट में क्या है कि किसी को सही से जानने का मतलब कि वहां पे कोई खड़ा व्यक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो व्यक्ति कौन खड़ा है, क्या करता है, ठीक है, ये सब के बारे में उसको हम लोग अच्छे से सुन जानते हैं। तो आप जो उसी दृष्टि से देखा जाए तो परिप्रेक्ष्य जो होती है, तो परिप्रेक्ष्य एक क्या होती है, दृष्टिकोण होती है। दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी के बारे में डिटेल से जानना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब ये जो होती है इसको देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ी सी इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर लेने दीजिए, यहाँ पे हमारा कट रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे अभिवृत्ति दे दी गई, ठीक है। अभिवृत्ति दे दी गई है दोस्तों। अभिवृत्ति होती क्या है इसको हम लोगों ने देखेंगे। अब दोस्तों क्या देखेंगे, अभिवृत्ति को देखेंगे, ठीक है। अभिवृत्ति होती क्या है, रेमर्स, स्मेल तथा गेज के हिसाब से अभिवृत्ति जो होती है अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रकृति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। दोस्तों इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड में हम लोग का मिस्टेक से आ चुका है, यानी हम लोगों ने सबसे पहले ही देख लिए थे कि
क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यानी इसके बारे में देखे भी हैं, सोचे भी हैं, समझे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया। अभिवृत्ति जो होती है किस रूप से करती है, तो संवेदनात्मक प्रकृति है, जो कि मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। बस ये यही कुछ है, कुछ नहीं है। और सकारात्मक और नकारात्मक को भी अच्छे से हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अभिवृत्ति जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति, निषेधात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति। इन दोनों को भी हम लोगों ने क्या किए थे, देख लिए थे, स्टार्टिंग में ही देखे थे दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखेंगे कि यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट किए थे किसको, ठीक है। ये स्लाइड ऊपर वाला जो था नीचे आ गया था, जिसको हम वहां पे पहले ही समझा चुके थे दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, तो स्व को देखे थे, ठीक है। किसको देखे थे, तो स्व अभिरुचि देखा था। स्व अभिरुचि में क्या था कि स्वयं को जानने के लिए मनुष्य को 4 सोपान सफलतापूर्वक पार करने होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा स्व अभिरुचि। स्व अभिरुचि में क्या लिखा था कि स्व अभिरुचि से आज से स्वयं को सही परिप्रेक्ष्य में जानने से है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अच्छे विस्तार रूप से जानने को, किसी भी चीज को विस्तार रूप से जानना ही हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में अब बतला रहा है कि स्वयं को जानने के लिए मनुष्य को 4 सोपान सफलतापूर्वक पार करना होते हैं दोस्तों, ठीक है। वो कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि पहले सोपान, पहला सोपान क्या होती है, प्रकृति स्व। प्रकृति स्व का मतलब क्या हो जाता है कि विकास। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकृति स्व यानी विकास करना होता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, मनुष्य का शारीरिक विकास करना, ठीक है। यानी प्रकृति स्व का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक बार और ऊपर प्रकृति का आया था। प्रकृति का मतलब हम लोग वहां पे देखे थे, प्रकृति के जितने भी क्या होते हैं, रूल होते हैं। प्रकृति का मतलब क्या होता है कि हम लोग को शारीरिक विकास करना ही होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो फर्स्ट सोपान में क्या हुआ कि प्राकृतिक स्व, प्राकृतिक स्व का विकास करना, यानी उसका मतलब क्या होता है, उसके अंतर्गत आता क्या है, तो मनुष्य का शारीरिक विकास करना होता है। सेकेंड क्या दिया है, दूसरे सोपान। दूसरे सोपान का मतलब क्या होता है कि सामाजिक स्व। सामाजिक स्व का मतलब भी क्या हो जाएगा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक एवं नागरिकता विकास होता है, ठीक है। यानी सामाजिक स्वयं में क्या होता है कि उसके अंतर्गत हम लोग को सामाजिक कार्य को सीखना होता है, सांस्कृतिक के बारे में, नैतिक, चारित्रिक एवं नागरिकता विकास का होता है। हम लोग को सांस्कृतिक भी आनी चाहिए, संस्कार भी सीखने होते हैं, चरित्रवान भी होना पड़ता है, और हम लोग को नागरिकता का भी विकास होता है दूसरे सोपान में, ठीक है। तीसरे सोपान में चलते हैं। तीसरे सोपान में बोल रहा है कि मानसिक स्व। मानसिक स्व का मतलब होता है कि मानसिक, बौद्धिक एवं विवेक शक्ति का विकास करना, यानी अपने दिमाग को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। बुद्धि को बढ़ाना, ठीक है। विवेक का मतलब होता है चालाक होना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही है। ये सबको क्या करना है, शक्ति को विकास करना, ठीक है। चौथा सोपान क्या बोल रहा है कि चौथा तथा अंतिम सोपान बोल रहा अपने आध्यात्मिक स्व। आध्यात्मिक स्व का मतलब क्या होता है, चेतना का विकास, यानी कोई भी चीज के बारे में अच्छे ढंग से सोचना और चेतना, किसी भी कार्य को करना। चेतना का मतलब होता है, नहीं लोग कहते हैं आमद में, अरे अपना जिंदगी को चेतो, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं आम लोग, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग देखेंगे कि स्वयं को, अपने रूप को, अपने कार्य को चेतेंगे कि कैसे कैसे क्या करना होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और यहाँ से होता है हमारा पहला चैप्टर खत्म, यानी शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि क्या होती है, खत्म हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे इसमें आप लोग को एक चीज यहाँ पे ये स्लाइड में मिस्टेक से लग गया था, जो कि था ये अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो होती है ये हमारे स्लाइड का फर्स्ट स्लाइड यही था। फर्स्ट स्लाइड का मतलब अभिवृत्ति। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा, ये अभिवृत्ति जो अभी हम लोग पढ़ा, ये पहले ही हम लोग को पढ़ना था। यहाँ
यहाँ पे यहाँ पे तो देखते हैं, आइए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा शिक्षण अभिवृत्ति को पहले ही देख लिया था, दोनों को एक ही में देख लिया था। यहाँ पे क्या करना था कि पहले अभिवृत्ति पढ़ना था, उसके बाद हम लोग को शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ना था। आई होप यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझा भी दिए थे कि अभिवृत्ति होती क्या, और यहाँ पे भी बताए थे कि ये आगे भी थोड़ी सी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में लगा कि ये आगे थोड़ी सी इसकी एक स्लाइड पेज हो सकती है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग को अच्छे से पढ़ने के लिए मिल गया था। और यहाँ पे आप लोग को मैंने बतलाया भी था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? भावात्मक अभिवृत्ति होती है, ये सब बतला भी देते। और यहाँ पे बोले भी थे कि ये जो होती है हम लोग को अभी बाद में पढ़ने के लिए है, अभी इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद पहले हम लोगों ने इसी के बारे में अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ये पहला टॉपिक खत्म हो गया होगा, ठीक है। ये पीडीएफ जो है आप लोग को इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिंपल सा लिंक उनकी कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।